हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज के मेंस करंट अफेयर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड टॉपिक है जो कि आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है, डेवलपिंग कंट्री स्टेटस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। इस पे क्यों हंगामा मचा हुआ है कि डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस पे इतना शोर शराबा क्यों है या इतना न्यूज में क्यों आ रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो दोस्तों, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि चाइना को जो है डेवलपिंग कंट्री स्टेटस मिला हुआ है डब्ल्यूटीओ में, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं विच आर चैलेंजिंग कि डब्ल्यूटीओ में चाइना को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो एक अपर मिडिल इनकम कंट्री है। इसी तरह से जो बांग्लादेश है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस उसको मिला हुआ है डब्ल्यूटीओ में, लेकिन उसकी जो जीडीआई पर कैपिटा है वो भी काफी अब बढ़ गई है और इंडिया को उसने सरपास कर दिया है इसमें। तो उसके स्टेटस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। अब थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। ये तो था कि कॉन्टेक्स्ट कि क्या चीज न्यूज में चल रही है या क्यों हम ये मेंस करंट अफेयर सेशन में आज हम डेवलपिंग कंट्री स्टेटस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे ये कैटेगराइजेशन होता है डब्ल्यूटीओ में, किस तरह से कंट्रीज को, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ की, उनको किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है और क्या फायदे नुकसान है उस कैटेगराइजेशन। तो डेवलपिंग, डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये तीन स्टेटस जो है वो डब्ल्यूटीओ में कंट्रीज को मिलता है। यानी कि तीन कैटेगरीज डब्ल्यूटीओ में बनी हुई है, एक डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरी डेवलपिंग कंट्री और तीसरी एलडीसी यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जो एलडीसी है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इसमें अभी 46 कंट्रीज हैं जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस जिनको मिला हुआ है। ये कहां से लेता है डब्ल्यूटीओ? जो यूएन क्लासिफाई करता है, जिन कंट्रीज को यूएन क्लासिफाई करता है एलडीसी, उनको डब्ल्यूटीओ एज इट इज जो है अपने यहां भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस दे देता है। तो जो सारा जो बवाल है, जो शोर शराबा है, इट इज अबाउट डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है वो कैसे मानेंगे आपके, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, इसके बारे में कोई डेफिनेशन, कोई क्राइटेरिया जो है वो डब्ल्यूटीओ में नहीं है। इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आपने डेवलप नहीं किया है। डब्ल्यूटीओ ने ये फ्रीडम जो है किसको दी हुई है? ये फ्रीडम दी हुई है कंट्रीज को, मेंबर कंट्रीज को, कि वो सेल्फ डिक्लेयर करें कि वो डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है। तो चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, ये कंट्रीज क्या करती हैं? अपने आप को डेवलपिंग बताती हैं। लेकिन जो दूसरे मेंबर कंट्रीज हैं वो उनके इस क्लेम को चैलेंज कर सकते हैं और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि इस कंट्री को डेवलपिंग या डेवलप्ड स्टेटस मिलना चाहिए। तो चाइना को अभी डेवलपिंग कंट्री स्टेटस ही मिला हुआ है, डिस्पाइट कि वो एक अपर मिडिल इनकम कंट्री बन गई है। मतलब उसकी जो प्रॉस्पेरिटी लेवल्स हैं वो अब काफी हाई हो चुके हैं। तो जो बाकी मेंबर कंट्रीज हैं वो कह रही हैं कि इसको डेवलपिंग कंट्री स्टेटस की जरूरत आज नहीं है। तो यही इस टेबल में दर्शाया गया है। अगर आप देखें डेवलपिंग कंट्रीज में तो इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका भी आता था, लेकिन साउथ कोरिया ने अभी हाल फिलहाल में अपने आप को डिक्लेयर किया है कि वो डेवलपिंग कंट्री नहीं है, वो अब एक डेवलप्ड कंट्री स्टेटस ले रही है, वो डेवलप्ड कंट्री में शिफ्ट हो गई है। डेवलप्ड कंट्रीज में यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप देखें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, साउथ सुडान, ये सब कंट्रीज हैं। तो अब जानते हैं कि डेवलपिंग कंट्री स्टेटस क्यों चाहता है, क्यों चाइना जो है अपना डेवलपिंग कंट्री स्टेटस जो है वो छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो कुछ एडवांटेजेस होंगी, कुछ बेनिफिट्स होंगे जिसकी वजह से चाइना जो है वो डेवलपिंग कंट्री का अपना स्टेटस छोड़ना नहीं चाहता है डब्ल्यूटीओ में और उसको रखना चाहता है। तो वो क्या एडवांटेजेस हैं या वो क्या बेनिफिट्स हैं जो मिलते हैं? डब्ल्यूटीओ में स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट
जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और एलडीसी कंट्रीज हैं, उनके लिए डब्ल्यूटीओ में कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं, कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं, जिनको हम कहते हैं एसएनडीटी प्रोविजंस। एसएनडीटी मतलब स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस। क्या प्रोविजंस हैं वो, क्या उनके फायदे हैं? देखिए, डब्ल्यूटीओ क्यों बना है? डब्ल्यूटीओ क्यों है कि डब्ल्यूटीओ क्या चाहता है कि फ्री ट्रेड हो, फ्री एंड फेयर ट्रेड। तो फ्री ट्रेड के लिए वो क्या चाहता है कि जो टैरिफ्स हैं या जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं टुवर्ड्स ट्रेड, ये सब क्या होने चाहिए? ये सब रिड्यूस होने चाहिए। और डेवलपिंग कंट्री क्या चाहती है कि अगर हमने अपने टैरिफ्स रिड्यूस कर दिए, हमने नॉन टैरिफ बैरियर्स हटा दिए सब, तो क्या होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज से गुड्स सर्विसेज आने शुरू हो जाएंगे और जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कभी उभर ही नहीं पाएंगे, तो हमारी इंडस्ट्री कभी डेवलप नहीं होंगी, तो हम हमेशा जो है डेवलप्ड कंट्रीज पे डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो वो चाहती है कि हमें लॉन्गर टाइम पीरियड दिया जाए। ये जो कमिटमेंट्स या जो एग्रीमेंट्स हम डब्ल्यूटीओ में कर रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक लॉन्गर टाइम पीरियड मिलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा फायदा है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का, कि उनको लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है, लॉन्गर टाइम पीरियड टू इंप्लीमेंट द कमिटमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स। जो भी डब्ल्यूटीओ में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं या कोई कमिटमेंट हो रहा है, तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए लॉन्गर टाइम पीरियड जो है डेवलपिंग कंट्रीज को मिलता है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए एग्रीकल्चर सब्सिडीज का मामला है, डब्ल्यूटीओ में कमिटमेंट हुआ है कि आने वाले 10 साल में जो है हम एग्रीकल्चरल सब्सिडीज को बंद कर देंगे। तो क्या होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज को 10 साल का टाइम मिलेगा और डेवलपिंग कंट्रीज को हो सकता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 25 साल या 30 साल का टाइम पीरियड मिले, कि सो दैट उनकी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्सिडीज हैं उनको बंद करके ऐसा ना हो कि उनके किसान को बहुत नुकसान हो जाए। तो उनकी किसानों की प्रोस्पेरिटी को एक लेवल तक लाने के लिए उनको सब्सिडीज अलाउ कर दी जाएंगी 25 साल या 30 साल के लिए। तो ये हुआ सबसे पहला बेनिफिट कि लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड मिलता है। सेकंड बेनिफिट क्या है एसएनडीटी प्रोविजन का? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। डेवलप्ड कंट्रीज को कहा जाता है कि आप ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज दीजिए टू डेवलपिंग कंट्रीज। ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी कि वो अपने देश में क्या करेंगे, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री से सामान आता है तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे या कम टैरिफ लगाएंगे, या उनको कह सकते हैं कि इन कंट्रीज से हम जो है ज्यादा माल खरीद सकते हैं। तो कुछ इस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एनहेंस हो सके डेवलपिंग कंट्री के लिए, ये भी प्रोविजन है। सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड मेंबर कंट्रीज। आप ऐसा कोई भी रूल, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट या कमिटमेंट नहीं लाएंगे डब्ल्यूटीओ में जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट है डेवलपिंग कंट्रीज के वो हार्म हो उनको। कि जैसे अभी डब्ल्यूटीओ में बहुत हमारी सब्सिडीज के ऊपर बहुत बात उठती है कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर में इतनी सब्सिडी देता है, वो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी तक उस पर कुछ रूल नहीं आया है, उस पर कुछ अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, अभी पीस क्लॉज बना हुआ है। क्योंकि इससे इंडिया के जो फार्मर्स हैं या जो पुअर पीपल हैं उनको बहुत उनके इंटरेस्ट को हार्म होगा, इसलिए अभी तक एक कमिटमेंट उस पर के नहीं आया है। तो इसी तरह से एसएनडीटी प्रोविजंस कहते हैं कि आप जो भी कमिटमेंट करेंगे, जो भी एग्रीमेंट करेंगे, उसमें यह ध्यान में रखा जाएगा कि डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट हर्ट ना हो। कैपेसिटी बिल्डिंग, साथ साथ क्या है कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, सो दैट कि मान लीजिए कोई डिस्प्यूट आता है तो डिस्प्यूट को कैसे सेटल किया जाता है या डिस्प्यूट को कैसे लड़ा जाता है डब्ल्यूटीओ में, इसके लिए आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी आपने एग्रीमेंट्स किए हैं कि उनको आप इंप्लीमेंट करवा पाए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज या एलडीसी जो कंट्रीज होती हैं उनके पास इतना पैराफर्नेलिया नहीं होता है या इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती है कि वो उनको इंप्लीमेंट करवाए। मान लीजिए कि ट्रेड फैसिलिटेशन पे कोई एग्रीमेंट हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन को हम कम करेंगे या ऑटोमेशन करेंगे, तो बट वो ऑटोमेशन कैसे होगा, वो डॉक्यूमेंटेशन कम कैसे होगा, इसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए ये डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये सारे प्रोविजंस है अंडर एसएनडीटी।
एलडीसी को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे अगर आप बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश किसमें? एलडीसी कंट्री है। तो बांग्लादेश को यूरोपियन यूनियन हो या यूएसए हो, उनका जो भी माल जाता है वो जीरो ड्यूटी पे जाता है। मतलब जो भी माल बांग्लादेश से यूएसए या यूरोपियन यूनियन जा रहा है उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती है, जीरो ड्यूटी, जीरो टैरिफ। तो सपोज कीजिए कि अगर शूज जो है वो बांग्लादेश से जा रहे हैं तो उनके ऊपर कोई ड्यूटी लगेगी। जब इंडिया से जाएंगे तो उनके ऊपर 10%, 15% जो भी ड्यूटी होगी वो लगेगी। तो बांग्लादेश को एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है उसके एलडीसी स्टेटस होने की वजह से। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगी किसको? एलडीसीज को और डेवलप्ड कंट्रीज को। और ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कैसा होगा? नॉन रेसिप्रोकल। कि मान लीजिए यूएसए ने इंडिया को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया कि हम आपके यहां से जो है जो भी सामान आएगा उसके ऊपर सिर्फ 10% ड्यूटी ही लेंगे और कोई ड्यूटी नहीं लेंगे, तो इसके बदले में वो इंडिया से कुछ डिमांड नहीं कर सकता है। जो आप बेनिफिट दे रहे हो वो नॉन रेसिप्रोकल होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे एडवांटेजेस हैं एलडीसी होने के या डेवलपिंग कंट्री होने के इन डब्ल्यूटीओ। इसी की वजह से जो चाइना है वो अपना डेवलपिंग कंट्री स्टेटस को नहीं छोड़ना चाहता है। अब क्या कंसर्न्स रेज हुए हैं? देखिए जो कंसर्न्स है वो यही है कि चाइना जो है एक अपर मिडिल इनकम कंट्री बन गया है। उसकी जो इनकम है वो अपर मिडिल इनकम कंट्री के स्टेटस में आ गई है एज पर वर्ल्ड बैंक का जो क्लासिफिकेशन है कंट्रीज का अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, उसके हिसाब से चाइना इज इन अपर मिडिल इनकम कंट्री स्टेटस। तो अब सभी बाकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या इवन इंडिया, इन सभी कंट्रीज का कहना है कि जब चाइना अपर मिडिल इनकम कंट्री ग्रुप में आ गया है उसको कोई हक नहीं बनता है कि वो एक डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस जो है वो डब्ल्यूटीओ में रखे, क्योंकि ये अनफेयर होगा दूसरे देशों के लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए या श्रीलंका जैसी कंट्री के लिए। क्योंकि चाइना अब बहुत ग्रो कर चुका है, वो ऑलमोस्ट जो है वो डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस या इक्विवेलेंट आ गया है। तो अब अगर उसको डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिलता रहेगा तो ये बाकी कंट्रीज के लिए बहुत अनफेयर होगा। देयरफॉर यूरोपियन यूनियन हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, ये सभी कंट्रीज जो है उसके स्टेटस के विरुद्ध जो है वो लड़ाई कर रही हैं। बांग्लादेश के ऊपर भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस का जो टैग है, जो उसके पास स्टेटस है, इसके ऊपर भी जो है कहना चाहिए अपोजिशन आ रहा है कि अपोज कर रही है कंट्रीज, बिकॉज जो उसकी जीडीपी पर कैपिटा है वो इंडिया से ज्यादा हो चुकी है, मोर देन इंडिया। और इसको ये एलडीसी स्टेटस कब तक के लिए मिला हुआ है? 2026 तक के लिए मिला हुआ है। तो अगर अभी और 5 साल या 4 साल उसको ये स्टेटस मिलेगा और जबकि उसकी जीडीपी पर कैपिटा जो है वो अच्छी खासी राइज हो चुकी है, तो ये भी तो अनफेयर हुआ जो एलडीसी कंट्रीज हैं। तो इसीलिए जो है इस डेवलपिंग कंट्री स्टेटस और एलडीसी स्टेटस पर इतना बवाल है। तो ये कंसर्न्स थे जो कंट्रीज रेस कर रही हैं अगेंस्ट द स्टेटस ऑफ चाइना एज ए डेवलपिंग कंट्री एट डब्ल्यूटीओ। क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? क्या सिर्फ इसी लड़ाई दंगे से कुछ हल निकलेगा? वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि आप डिफाइन कर दीजिए ना, कि एक क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए आपकी कि कौन डेवलपिंग कंट्री है, कौन डेवलप्ड कंट्री है। आप एक ऐसा प्रोसीजर लेकर के आइए जिससे आप जो है जो कंट्री है, जो मेंबर कंट्री है, उसके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो भी सेफगार्ड हो सके और एक फेयर ट्रेड की जो आप बात कर रहे हैं वो भी हो सके। तो एक ऐसा प्रोसीजर लाने की जरूरत है जिसके थ्रू जो है दोनों के इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस हो सके। जो क्राइटेरिया है कि ये डेवलप्ड कंट्री होगी, ये डेवलपिंग कंट्री होगी, ये भी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि अपने मन से, जैसे अभी है, अभी क्या है कि हर कंट्री अपने आप को जो है वो बताती है कि वो डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, तो एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है ना।
तो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, चाहे वो आप इनकम के हिसाब से देख लें या आप उनको चाहे एचडीआई के हिसाब से देख लें, जो भी क्राइटेरिया रखना है आप एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखिए जो सभी मेंबर कंट्रीज को एक्सेप्टेबल हो। तो ये जो है एक वे फॉरवर्ड हो सकता है इस तरह के मसलों को रिजॉल्व करने का। अभी हमने बात करी थी कि चाइना जो है अपर मिडिल इनकम कंट्री है, तो वर्ल्ड बैंक की क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे वो करता है, एक बार उस पर नजर मारते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है क्लासिफाई करता है कंट्रीज को इनटू 4 इनकम ग्रुप्स, 4 ब्रैकेट्स उसने बनाए हुए हैं। लो इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई इनकम कंट्रीज। ये क्लासिफिकेशन कब अपडेट होती है? हर साल अपडेट होती है 1 जुलाई को, और इसके लिए क्या लिया जाता है पैरामीटर? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ऑफ द प्रीवियस ईयर। मान लीजिए 1 जुलाई 2022 को जो है अपडेट होना है कि कौन सी कंट्री किस ब्रैकेट में आती है, तो उससे एक साल पहले का जो डेटा है, मतलब 1 जुलाई 2021 का, उसके हिसाब से लिया जाएगा कि कौन सी कंट्री किस ब्रैकेट में आती है। तो पैरामीटर इज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। अब इसके हिसाब से देखें तो क्या क्लासिफिकेशन है? हाई इनकम कंट्री कौन सी होगी? हाई इनकम कंट्री वो होगी जिसकी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इज मोर देन $12,696, जैसे कि यूएसए है जिसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? $63,000 से भी ज्यादा है। अपर मिडिल इनकम कंट्री कौन होगी? जिसकी इनकम $4,096 से लेकर के $12,695 तक होगी। इसका एग्जांपल कौन है? चाइना, जिसकी अब पर कैपिटा इनकम कितनी हो चुकी है? $10,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। लोअर मिडिल इनकम कंट्री कौन सी होगी? जिसकी पर कैपिटा इनकम $1,046 से लेकर के $4,095 तक होगी, जैसे कि इंडिया, जिसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? अभी अराउंड $1,900 है। लो इनकम कंट्री कितनी होगी? जिसकी इनकम $1,045 या उससे कम है। इस तरह से जो है वर्ल्ड बैंक जो है क्लासिफाई करता है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि अभी जो मसला चला हुआ है डेवलपिंग कंट्री का और डेवलप्ड कंट्रीज का, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कैटेगराइजेशन होता है डब्ल्यूटीओ में और उस कैटेगराइजेशन के क्या फायदे नुकसान है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक में एक और करंट अफेयर टॉपिक के साथ। तब तक के आप लेक्चर्स रिवाइज करिए जो भी मेंस करंट अफेयर्स के जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।